जितनी आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, उससे ज़्यादा लोग काम करते हुए रहते हैं और उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नहीं करने से भी मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्पादकता उतनी ही होती है। जैसे कृषि कृषि क्षेत्र में अगर 4 लोग का ज़रूरत है, तो वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि किसान के पास जो है कि 5 बीघा ज़मीन है। किसान का बाप जो था, मतलब जो किसान था, वो खुद ही अपने खेत में आराम से फसल उगा लेता था, कोई दिक्कत नहीं था उसको। लेकिन उसका बेटा बेरोजगार रह गया, अब वो भी उसी खेत में काम करने के लिए जा रहा है। तो जो अगर मान लीजिए 10 कुंटल धान वो पहले उगाता था, आज भी वो 10 कुंटल धान ही उगा रहा है। तो उसके बेटा को हटा देने से भी उत्पादकता पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। कि निश्चित व्यक्ति संख्या के बाद अगर मतलब कि उससे आदमी को निकाल भी देंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक भी असर नहीं पड़ने वाला प्रोडक्टिविटी पे। क्यों? जब पिताजी किसान थे, 5 बीघा के खेत में वो 10 कुंटल धान आराम से उगा लेते थे, कोई समस्या नहीं था उनको। अब बेटा बेरोजगार रह गया तो करेगा क्या? तो वही बाप के खेत में जाएगा काम करने के लिए। बाप के खेत में काम करने के लिए जा रहा है तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे 1% का फर्क नहीं पड़ा है, 10 कुंटल से 11 कुंटल भी धान नहीं उग रहा है। तो अगर उस बेटे को निकाल भी दिया जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और बिहार में ये समस्या बहुत विकराल है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुयात मतलब बहुत संख्या में पाया जाता है, एकदम जो कहते हैं ना एकदम भर के, वो बेरोजगारी है यहाँ पे। एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि खेत ही उतना सा है। अब अगर बाप को 4 बेटा है तो चारों बेटा उसी खेत में काम कर रहा है, करेगा क्या? करने के लिए कुछ है ही नहीं बिहार में। तो मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुयात मात्रा में पाई जा रही है। बहुत ज्यादा किसान जो है कि लघु और सीमांत किसान है, वो अपने जीवन परिवार के लिए सिर्फ जीवन निर्वाह कर सकता है। और उद्यम का जो बात हम कर रहे थे कि एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है कि जीवन निर्वाह किसी तरीके से हो जाए, 5 बेटा को पाल ले, पेट भर ले, यही काफी है उसके लिए। वो लाभ कमाने का तो बात भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कृषि में क्या प्रॉब्लम है? कृषि वर्षा क्षेत्र पर आधारित है। वर्षा की अनिश्चितता होती है तो कृषि उत्पादकता की अनिश्चितता हो जाती है। उसके बाद आपको पता है कि अधिकांश किसान निर्धन है, तो उसको जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन होता है उसकी सुविधा मिल नहीं पाती है। उसको उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलेगा, रासायनिक उर्वरक नहीं मिलेगा, कीटनाशक दवाई नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर इत्यादि इत्यादि जो भी कृषि उपकरण है, उसका जो एक अभाव है उसको मिल नहीं पाता है। ठीक है, 1 मिनट। मिलता भी है तो सर टाइम से बेटाइम मिलता है। हाँ, ये भी समस्या है। उसके बाद देखिए, जो फार्म तकनीक होता है और फार्म प्रबंधन होता है, वो भी कृषि का अभाव है यहाँ पे। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट कृषि, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, उसका तो कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिहार में। जानते हैं कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर क्या होता है? ये सहकारी कृषि होती है, जब सहकारी दो लोग कृषि। आपस में मिलके जो ना हम्म। एक खेती करते हैं तो उसी कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो उसके बारे में और कुछ बताइए। अरे सब लोग किस खेती कृषि से जुड़े हुए हैं भाई। अब इतना मतलब कि एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं लिख पाइएगा तो क्या लिखिएगा? लिखना पड़ेगा अर्थ। तो कॉर्पोरेट कृषि का मतलब हो गया कि अगर कोई खेत है तो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को दे देना और उसके तहत जो भी फार्मिंग वगैरह होगा उसको डायरेक्ट बेचना। बिल्कुल। बड़ी कंपनी अपने अंडर वो फार्म ले लेती है और फिर वहाँ पे अपना प्रोडक्शन करवाती है। देखो उसका 2 फायदा इसको है। लीचिंग भी बोल सकते हैं सर। खेती से पूर्व बीज, खाद, हाँ, मतलब कि पानी का बीज व्यवस्था बीज करवा खाद के वो सब देगा, वो बाद हर व्यवस्था करेगा। यहाँ देखिए तक कि बताते हैं, मजदूरी भी देता है वही लोग। बताते हैं। हाँ, अच्छे, सही बात। अंकुर जो बोल रहे थे बोल रहे। होता क्या है समझिए। अगर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो 10-20 किसान का खेत है, उस सारे किसान के खेत के मेड़ को हटा करके वो 1 यूनिट मानेगा उस खेत को। उसके बाद उसमें रेशियो के हिसाब से बांट लेगा कि आपका अगर 2 बीघा था तो आपको उतना फसल का उत्पादन या पैसा जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि किसान उसी खेत में मजदूरी भी करेगा। अगर मजदूरी भी करेगा उस खेत में तो उसको जो है कि मजदूरी का भी इनकम मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, कोई सामाजिक शर्म की बात नहीं है क्योंकि उसका अपना खेत था, वो अपने खेत में काम भी करने जा रहा है। आज तक जो आप अपने खेत में काम करने के लिए जाते थे वहां पे आपको जो कि मजदूरी करते थे खुद से, उसका पैसा नहीं मिलता था। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उत्पादन का लाभ मिलता था। यहाँ क्या हो रहा है, एक तो किसान खेत का रेंट मिल रहा है, दूसरा आपको मजदूरी मिल जा रहा है, तीसरा फिर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके हिसाब से या तो उत्पादन मिलेगा या उसका पैसा मिलेगा।
तो ये कॉन्सेप्ट है। और उसमें जो भी खेती में किस मतलब कि बीज लगेगा, खाद लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, कीटनाशक लगेगा, मिट्टी का जांच करवाना होगा, जैव विधि से खेती होगा, तिरपाल लगेगा, टेंट लगेगा, समियाना लगेगा, जो भी उसमें लगना है, पॉलिथीन का वो पॉली हाउस बनेगा, जो भी बनेगा वो सारा का सारा जो है कि उन्नत किस्म का वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको नहीं करना है। तो एक तो जो है कि आप अभी पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में वित्त का समस्या है, एक लघु वित्त है और एक जो है कि दीर्घकालिक वित्त है। तो अल्पकालिक वित्त का जो समस्या था या दीर्घकालिक वित्त का जो समस्या था वो भी उसका समाधान हो जा रहा है। किसान जो बार बार ऋण ग्रस्त रहते हैं और कृषि ऋण के कारण आत्महत्या करते हैं, उसका भी कमी हो जाएगा ना। तो ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था, वो भी नहीं है कि जैसे कि पेप्सी के लिए पेप्सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एक बड़ा वाला आलू उगा के हम आपको देंगे, आप चिप्स के लिए बनाइएगा, तो वो भी उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। लीची होता भी है मुजफ्फरपुर में, तो उसका कोई मतलब कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हाजीपुर में केला होता भी है, तो उसका केला का बढ़िया चिप्स बनता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। वही केला अगर मतलब कि क्या कहते हैं दूसरे जगह उगते रहता, तो उसका बढ़िया बढ़िया चिप्स बना के वो पैकेटिंग में फूड प्रोसेसिंग होता और जाता। हमारे यहाँ तो है नहीं। टमाटर होता भी है, तो उसका टमाटो केचप अब देख लीजिए कितना महंगा मिलता है, और टमाटर 2 रुपया केजी मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके प्रोसेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से और भी समस्या है, जैसे कि वित्त की समस्या है। वित्त की समस्या 2 तरीके से, एक अल्पकालिक वित्त है और एक दीर्घकालिक वित्त है। अल्पकालिक वित्त का किसानों को कब जरूरत पड़ता है, जबकि बीज खरीदना हो, उर्वरक खरीदना हो, उसके बाद फिर जा कीटनाशक खरीदना हो, तो ये सब के लिए क्या होता है, जो अल्पकालिक वित्त की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक वित्त की आवश्यकता कब होती है, जैसे कि क्या कहते हैं सिंचाई सुविधाओं का विकास करना हो, कृषि भूमि में सुधार करना हो, ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि खरीदना हो, तो उसमें क्या होता है किसानों को दीर्घकालिक वित्त की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिहार की समस्या है। दूसरा और भी बताते हैं, जैसे कि छोटी जोत का मैंने जिक्र किया था। छोटी जोत ही नहीं है बल्कि बिखरा हुआ भी जोत है, जिसका कि चकबंदी में मैंने बहुत जिक्र किया था। उसके बाद बताते हैं सिंचाई के अस्थायी स्रोत का भी बहुत अभाव है, मतलब कि कोई अस्थायी नहर का विकास नहीं किया हुआ है। सिर्फ सोन के क्षेत्र में जो रोहतास वाला इलाका है वहां पे थोड़ा बहुत नहर का विकास है, और इधर गंडक कोसी वाला थोड़ा सा जो गंडक वाला पानी मिलता है वहां पे नहर का थोड़ा बहुत विकास है, और नहरों का जाल आपको बिहार में कहीं नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि कृषि का जो यांत्रिकीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। उससे होता क्या है कि आज भी किसान अपने खेत में श्रम आधारित तकनीक अपनाते हैं, कुदरा फावड़ा वो कुदाल लेते हैं, और उसमें समय भी अधिक लगता है, लागत भी अधिक लगता है, श्रम भी अधिक लगता है, और उसमें वो काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद और बताते हैं, जैसे कि अच्छी मतलब कि व्यवस्थित विपणन प्रणाली नहीं है। अगर किसान फसल उपजा भी ले तो अस्थायी मंडी नहीं है उसके पास। मंडी नहीं रहने के कारण जो है कि वो क्या करते हैं, लोग औने पौने दाम पे फसल को बेच देते हैं। दूसरा कि अगर किसान कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी रहती, लंबे समय तक भंडारित करने वाला शीतल गृह का निर्माण किया रहता, जिसको आप लोग कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, तो उसको किसान जब कृषि उपज होता है उसमें औने पौने दाम पे ना तो साहूकार को ना ही मंडी में जाकर के फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार में भूमि का विवरण आपको पता है, कृषि के जलवायु के क्षेत्र की दृष्टि से जो है कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ये सब आइडिया है आपको? अगर नहीं है तो बताएंगे, बोलिए। शर्माने की बता कोई दीजिए बात सर। नहीं, आराम से सब चीज बता देंगे। बता दीजिए। जो बिहार में भूमि है ओपन वाला वो बोल रहे हैं, आप क्या बोले? ओपन के अनुसार बात कर रहे हैं सर। हाँ, वो सारा कोपेंट अनवर्ता सारा चीज का सारा का बात कर रहे हैं हम। ठीक सर है, वो चकबंदी भी बता दीजिएगा, मुझे तो पता नहीं है ये। ठीक है, वो चकबंदी वाला वीडियो भेज दिया जाएगा। देखिए, उसके बाद बिहार में कृषि का जो भूमि क्षेत्र है वो बता रहे हैं, थोड़ा सा सारा बता देते हैं आपको, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, उसके बाद बिहार में कुल भूमि क्षेत्र कितना है? 264 लाख एकड़ जमीन है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और बिहार की भूमि के बारे में डिटेल में